नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। इन्वायरमेंट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण की पाठशाला में हम जिस नए एक सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, इस पूरी सीरीज का ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जो टाइटल है वो है अल नीनो और ला नीनो क्या होते हैं। ये सभी को हमको जानना जरूरी होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है हिंदुस्तान में या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो लोग कहते हैं ऐसा क्या हो गया। तब जो इस विषय के वैज्ञानिक हैं, जिन्हें मरीन साइंटिस्ट कहते हैं या ओशिनोग्राफी के जो साइंटिस्ट होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये अल नीनो इफेक्ट है या फिर कहते हैं ला नीनो इफेक्ट है। दरअसल ये क्या होते हैं, ये अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट क्या होते हैं और क्या इससे हमारा कुछ लेना देना भी है, ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम ठीक से तफसील से जानेंगे। दरअसल हमने इसके पहले के सीरियल में, इसके पहले के एपिसोड में हमने बताया था कि ये पूरी पृथ्वी जो है वो सब कुछ ब्लू प्लेनेट के नाम से जानी जाती है। माने पूरे ही सोलर सिस्टम में अर्थ अकेला ऐसे प्लेनेट है जहां पर बहुत ज़्यादा पानी है। करीब 71% से अधिक पानी हमारी अर्थ पर है। ये पानी जो है वो ओशियन के रूप में रहता है, महासागर के रूप में रहता है। इन महासागरों में भी जो सबसे बड़ा महासागर है उसे बोलते हैं पैसिफिक ओशन, हिंदी में प्रशांत महासागर। ये जो पैसिफिक ओशन है, पूरे अर्थ के पानी का 50% से अधिक भाग अपने पास रहता है। गहराई तो इतनी है कि आप चकित रह जाएं। कहीं कहीं पर इसकी गहराई 32,000 फीट से ज़्यादा है। वैसे एवरेज जो गहराई है वो भी 12,000 फीट एवरेज है। अंदाज लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर होगा और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस अर्थ पे पड़ता होगा। दरअसल ओशन चाहे कोई भी हो, इसके अलावा 4 ओशन और भी होते हैं। अटलांटिक ओशन है, आप देखते हैं अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है और इंडियन ओशन है। सबका इम्पैक्ट धरती के सब लोगों पर पड़ता है, लेकिन चूंकि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम देखते हैं पैसिफिक ओशन में जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का, वो भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे? वो इस रूप में प्रभावित करता है कि उसका एवरेज टेम्परेचर, सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 16.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है एवरेज। लेकिन एबनॉर्मली जब ये सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो पानी है उसका टेम्परेचर यदि एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाए तो एक वार्म फेज पैदा हो जाती है। यदि वो टेम्परेचर एबनॉर्मली कम हो जाए सरफेस का तो वो टेम्परेचर जो है वो फिर पूरा एक फेज बनाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड फेज। ये जो वार्म फेज पैदा होती है या कोल्ड फेज पैदा होती है, इसी को अल नीनो या ला नीनो कहा जाता है। अब ये वार्म फेज या कोल्ड फेज कोई 1-2 दिन में नहीं पैदा होती है, 1-2 दिन में नहीं होती, ये तो महीनों की प्रक्रिया है, लेकिन होती एबनॉर्मली है। और अभी भी ओशिनोग्राफी के जो साइंटिस्ट हैं ये पता लगाने में लग रहे हैं कि इसमें कौन कौन से रीजन होते हैं। लेकिन ये मालूम हो चुका है कि इसका हमारे जीवन पर या इस पूरे क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और उल्टा भी कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी इस अल नीनो या ला नीनो या इस समुद्रों पर प्रभाव डालती है। यानी सारा जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है। इन समुद्रों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो हम इस अर्थ को खराब करने या गर्म करने का काम कर रहे हैं, उससे ये ओशन भी प्रभावित होते हैं और तरह तरह का रिएक्शन देते हैं। उन रिएक्शंस में से ये जो रिएक्शन है अल नीनो और ला नीनो, एक रिएक्शन है। जैसे आपको जानना बड़ा जरूरी है कि आपने देखा होगा पूरे दुनिया में, स्पेशली भारत के अंदर जो है 2023 का साल सबसे गर्म था। वैज्ञानिकों ने साफ तौर पे कहा था कि अल नीनो इफेक्ट है, वार्म फेज चल रही है और इसलिए हिंदुस्तान पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस बार मार्च 2024 में ही वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि हिंदुस्तान की जहां तक बात होती है यहाँ पर ला नीनो इफेक्ट जो है ज्यादा काम कर रहा है। कोल्ड फेस आई हुई है और इसलिए अप्रैल से सितंबर तक का जो सीजन है वो ज्यादा ठंडा रहेगा और ज्यादा पानी लेके आएगा। और आपने देखा हिंदुस्तान के अधिकांश भागों में औसत से ज्यादा वर्षा हुई और ये कोल्ड फेस चल रहा है। अल नीनो और ला नीनो जो इफेक्ट हैं वो दोनों अल्टरनेट मैनर में काम करते हैं। कई बार इसका इम्पैक्ट 6 महीने या उससे ज़्यादा भी रहता है। ये 2 साल या 3 साल तक भी रह सकता है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट इस पूरे को अनकवर करने में पूरे फैक्ट्स को लगे हुए हैं। आखिरी और अंतिम बात, ये हमारा जीवन से कैसे प्रभावित होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का फेज चलेगा, जैसे कि 2023 में हुआ, निसंदेह हम पूरा सब तरफ सूखा पड़ जाएगा और वो सूखा पड़ जाएगा तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। इसका मतलब है हमारा जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित उससे होता है।
यदि बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा या ठंड पड़ेगी, निसंदेह हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन में औसतन वैसे भी 9 महीने गर्मी रहती है। इसीलिए ठंडक का आना, कोल्ड फेस का आना या ला नीनो का आना हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अल नीनो का आना या वार्म फेस का आना हमारे लिए पहले से ही गर्मी वाले क्षेत्रों के लिए हमें नुकसानदायक होता है। इसीलिए ये दोनों चीजें समझना और इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि जब ये सब प्रभाव जो है वो समुद्रों के कारण ही होता है तो हमें क्या करना, फिर हमें आप क्यों लेक्चर देते हैं कि एक काम करिए, आप गर्मी न बढ़ाइए, आप तरह तरह ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी न बनिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड न बनाइए, ग्रीन हाउस गैस बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। बात यह है कि साइंटिस्ट ने यह प्रूव कर दिया है कि जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती हैं या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। दरअसल वो कुल मिला के अल नीनो, ला नीनो या समुद्र के पानी पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ती हैं और क्लाइमेट चेंज का बड़ा कारण बनती हैं। और समुद्रों से निकलने वाले जो इंपैक्ट होते हैं उससे फिर रेसिप्रोकली ये अपने आप में फिर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को या इन्वायरमेंट जो है वो उसके जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर अपना इंपैक्ट पड़ता है। ये सब चीजें दोनों एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल जुड़ी हैं। इसीलिए इन सब चीजों को तमाम समझते हुए हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए या इस अल नीनो ला नीनो इफेक्ट जो है उसका लाभ या हानि जो है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये ग्रीन बेल्ट बार बार कहा जाता है, वो क्या चीज है। ग्रीन बेल्ट हमेशा जब देखते हैं कि कोई भी तालाब दिखता है तो बोलते हैं ग्रीन बेल्ट होता है, नदियां होती हैं तो ग्रीन बेल्ट होता है, हर वाटर बॉडी का अपना ग्रीन बेल्ट होता है। तो एक्चुअली ये ग्रीन बेल्ट होता क्या है और क्या ये ग्रीन बेल्ट से वो वाटर बॉडी को बचाने में या बचने में कुछ मदद मिलती है, उसका हमसे क्या लेना देना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।